चलिए, क्या देख रहे थे जी हम लोग? मौलिक अधिकार है ना, फंडामेंटल राइट देखना था। तो हम लोग संविधान का भाग 1 देख चुके थे, संघ और उसके प्रदेश, यूनियन एंड टेरिटरी देख चुके थे। उसके बाद भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता देख चुके थे कि भारत में कैसे नागरिकता मिलती है और नागरिकता कैसे समाप्त हो जाती है, नागरिकता देने के क्या क्या नियम है और किन किन आधार पर नागरिकता खत्म हो जाती है, इसको देख चुके थे। एंड लास्ट थर्ड अब हम लोग को देखना था फंडामेंटल राइट, है ना, मूल अधिकार। ठीक है, तो देखेंगे कि मूल अधिकार क्या होता है और किस प्रकार से होता है। कुछ बेसिक बात हमने इसके संदर्भ में किया था ना। मूल अधिकार, मूल अधिकार ये पार्ट 3 में है जी, है ना, और आर्टिकल 12 to 35, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसको हमें देखना है कि मूल अधिकार क्या होता है और किस प्रकार से। कल हमने बताया था आपको कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल राइट्स। इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है, ये हम लोगों ने बात करा था। ठीक है, तो 12 से 35 के बीच में है मूल अधिकार। तो मूल अधिकार मूल क्यों है ना, एक प्रश्न आपके सामने आ सकता है कि फंडामेंटल राइट वाई फंडामेंटल, मूल अधिकार को मूल क्यों कहते हैं, इसको कोई और अधिकार क्यों नहीं कहते हैं, है ना। और आप सभी अपने बुक्स के अंदर में, किताबों में, जो एनसीईआरटीज की या स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उसमें आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना, कि भाई मूल अधिकार होता है और प्रेजेंट टाइम में मूल अधिकार 6 है, लेकिन पहले कितना था, 7 था। लेकिन एक मूल अधिकार जो है वो छीन लिया गया है, हटा दिया गया है और उसको लीगल राइट बना दिया गया है ना। तो अधिकारों के टाइप्स में मैंने कहा था आपको कि अधिकार 2 तरह के होते हैं, एक होता है मूल और एक होता है विधिक। अधिकार 2 तरह के होते हैं, एक मूल अधिकार और एक विधिक अधिकार, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। तो मूल और विधिक में अंतर क्या है, लीगल में और फंडामेंटल में क्या अंतर है। तो देखिए, मूल मतलब क्या कि जो एकदम अनिवार्य चीज है, कंपल्सिव काइंड है, जो एकदम चाहिए ही चाहिए, होना ही चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आपका विकास नहीं हो पाएगा, है ना। मूल का मतलब क्या होता है ना, ओरिजिन, कि भाई जहां से आपका ओरिजिन है ना, कि उसके बिना अगर आपको समाज में रख दिया जाए तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, है ना। तो मूल अधिकार क्या होता है, मूल अधिकार जो है इसको मूल इसलिए कहते हैं क्योंकि यदि ये नहीं होगा तो समाज जो है वो काफी खराब स्थिति में चला जाएगा, है ना। आप एक बार सोच के देखिए कि मूल अधिकार में क्या है, समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। यदि आपको समानता का अधिकार न मिले, यदि आपको स्वतंत्रता न मिले तो क्या स्थिति होगा जी। अब आप तो मतलब एक बंद कमरे जैसे हो जाएंगे। अगर आपको इक्वलिटी ना दी जाए, अगर आपको लिबर्टी ना दी जाए, आप अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते हो अपने जीवन के अंदर में, है ना, तो ऐसे में क्या होगा, फिर आपके जीवन का कोई मतलब है, फिर आप गुलाम हैं। हमारा देश 190 साल तक गुलाम था अंग्रेजों का। तो इस गुलामी की स्थिति में क्या स्थिति थी कि हमारी मर्जी को चलती थी, नहीं चलता था, सारा मर्जी अंग्रेजों का चलता था। अंग्रेज जो चाहते थे, जैसे चाहते थे वैसे करना पड़ता था। इसीलिए ना हमारे देश के जो आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग लड़े और लड़ करके उन्होंने निश्चित किया भारत की स्वतंत्रता। क्यों, क्योंकि स्वतंत्रता के बिना और समानता के बिना मानव जो है वो क्या है, पशु के समान है। जैसे पशु का क्या होता है जी, पशु को बांध देते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं, एक रस्सा में बांध देते हैं, बांध के उसको एक खूंटे से लगा देते हैं, है ना, उसकी कोई स्वतंत्रता नहीं है, उसके पास कोई लिबर्टी नहीं है। तो ऐसे ही आपको भी एक कमरे में बंद कर दिया जाए और आपको कोई अधिकार न दिया जाए
तो आपके जीवन का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसलिए मूल अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। अगर फंडामेंटल राइट ना रहे, ना तो आपका सामाजिक विकास होगा, ना तो आपका राजनीतिक विकास होगा, ना आपका आर्थिक विकास होगा, और ना ही आपका सांस्कृतिक विकास होगा। यानी कि आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए मूल अधिकार आवश्यक है। अगर यह नहीं होगा तो आपका विकास ही नहीं हो पाएगा और फिर आपकी स्थिति एक पशु के समान हो जाएगी। बात आई समझ में? तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट क्या है। तो एक किसी व्यक्ति के विकास, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक है। सर्वांगीण मतलब कि सभी तरफ से, चहुतरफी, है ना, हर तरफ से विकास के लिए यह है। और विधिक अधिकार क्या है? तो हमने आपको कल कहा था कि जो छीन लिया जाए वो विधिक अधिकार है। जो आपसे छीन लिया जाए वो क्या है? विधिक अधिकार। और फंडामेंटल राइट ऐसा है जो आपसे छीना नहीं जा सकता है ना। तो लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि अभी हमने कहा कि पहले 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में 6 है, इसका मतलब एक मूल अधिकार छीन लिया गया। तो जब हम यहां पे कह रहे हैं कि मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता है, तो फिर छीन कैसे लिया गया? तो छीन इसलिए गया क्योंकि कौन सा अधिकार छीना गया? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी आपसे क्यों छीना गया? राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए छीना गया क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ था उस समय हमारे देश में 2 वर्ग थे, एक भूमि संपन्न और एक भूमिहीन। एक लोग जिसके पास खूब सारा खेती था, खूब सारा जमीन था, और एक लोग जिसके पास जमीन था ही नहीं। तो ऐसे में सरकार का क्या कर्तव्य बनता है जी? कि जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन उपलब्ध कराए। तो जमीन कहां से आएगा? जमीन को पैदा करेंगे कहीं से? उधान गेहूं है जी, जो है उसी में से बंटवारा करना पड़ेगा ना। तो सरकार ने तय किया कि जिन जमींदारों के पास सबसे ज्यादा जमीन है या एक्स्ट्रा जमीन जिनके पास है, उनसे जमीन लेकर के, और जिसके पास जमीन नहीं है उसको जमीन दिया जाए। तो ये अच्छा बात है कि बुरा बात है? ये अच्छा बात है ना जी। यही तो न्याय है, यही तो जस्टिस है कि भाई जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी कुछ दिया जाए। तो सरकार ने यही काम करना शुरू किया। तो जब सरकार ने जमींदारों से उनकी जमीन ली तो जमींदारों का क्या हुआ? फंडामेंटल राइट छीना गया। तो सारे जमींदार कहां पहुंच गए? कोर्ट में, क्योंकि फंडामेंटल राइट का गारंटर कौन है? कोर्ट। तो कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि देखिए हमारा जो है मूल अधिकार है, मूल अधिकार हमसे छीना जा रहा है, जबकि मूल अधिकार नहीं छीना जा सकता है। तो 1951 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस हुआ था, शंकरी प्रसाद केस। उस शंकरी प्रसाद केस के अंदर में उस समय नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री थे। तो नेहरू जी ने कहा कि देखिए हम साधारण कानून बना के तो मूल अधिकार नहीं छीन सकते हैं, लेकिन संविधान में संशोधन करके मूल अधिकार छीन सकते हैं। तो देखिए साधारण कानून बना करके सरकार आपका फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीन सकती है, लेकिन कानून में संविधान में संशोधन करके, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके आपका फंडामेंटल राइट आपसे छीन सकती है। वो भी कब? जनता के हित में, जिससे जनता का हित होगा, जनता का कल्याण होगा। क्योंकि पूरा ध्येय संविधान का क्या है? जनता का कल्याण करना। तो जनता के कल्याण के निहित, जनता के वेलफेयर के लिए ऐसा काम हो सकता है। क्लियर है? समझ रहे इस बात को? तो यहां तक में इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब विधिक अधिकार क्या होता है? तो इसको साधारण कानून बना करके आपसे छीना जा सकता है। तो वही संपत्ति का अधिकार छीन लिया गया। तो संपत्ति का अधिकार कब छीना गया? 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो है इसको छीना गया। ठीक है। तो 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत जब इसको छीना गया तो संविधान में संशोधन किया गया। तो अब संपत्ति का अधिकार क्या है? अब संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब कहीं सड़क बनाना होता है, रेलवे का ट्रैक बिछड़ा होता है, तो सरकार आपका जमीन आपसे ले लेती है। और सरकार जब जमीन लेती है तो आपको कंपनसेशन देती है ना। क्यों? क्योंकि अब वो विधिक अधिकार है। अगर यही फंडामेंटल राइट रहता ना तो सरकार नहीं छीन पाती आपसे। लेकिन इसीलिए चूंकि जमीन की आवश्यकता सरकार को उद्योग धंधा लगाने के लिए पड़ सकता है, भूमिहीनों को देने के लिए पड़ सकता है, रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए पड़ सकता है, सड़क बनाने के लिए पड़ सकता है, तो ऐसे में सरकार जमीन कहां से लाती? तो इसलिए सरकार ने उसको बना दिया विधिक अधिकार, कि विधिक अधिकार रहेगा
तो सरकार आपका जमीन आपसे ले लेगी, बदले में आपको उसका जो पैसा होगा वो पैसा आपको दे देगी। बताए समझ में? तो समझ रहे हैं कि मूल अधिकार और विधिक अधिकार में क्या अंतर है? मूल अधिकार जो नहीं छीना जा सकता है, आप विधिक अधिकार जो छीना जा सकता है। और मूल अधिकार को मूल अधिकार क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। ठीक है, इस लाइन को लिख लीजिएगा, है ना। मूल अधिकार मूल क्यों है? तो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में यह सहायक सिद्ध होता है। ओके, किसी व्यक्ति के विकास में सर्वांगीण विकास में ना, तो सर्वांगीण विकास समझ रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब क्या? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। ठीक है, हाँ हेलो, हाँ पानी भेज दीजिए, हम तो अभी क्लास आ गए हैं, आप भेज दीजिए। ठीक, ओके, हाँ, और सांस्कृतिक। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल, ये सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट्स होते हैं एक व्यक्ति के, वो कैसे होता है जी? मूल अधिकार से होता है। इसलिए मूल अधिकार आवश्यक है। क्लियर है? समझ रहे हैं? चलिए, तो वर्तमान में मूल अधिकार की संख्या 6 है। ठीक है, कौन कौन सा? तो लिख लीजिएगा, 6 वर्तमान में मूल अधिकार 6 है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वेलिटी। समानता का अधिकार है आर्टिकल 12 to 18। समानता का अधिकार 14 से 18। उसके बाद है राइट टू लिबर्टी। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 to 22। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। आर्टिकल 23 एंड 24। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 to 28। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, ट्वेंटी 29 to 30। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। तो ये
वर्तमान में आपके पास जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स। क्लियर है? कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमने आपको कहा कि जो फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार, ये पार्ट 3 में है, भाग 3 में, आर्टिकल 12 to 35, है ना। मूल अधिकार संविधान के भाग कितने में है जी? भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। ठीक है, और समानता का अधिकार से लेकर के संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आप देख रहे हैं 14 से लेकर के 32 तक, है ना। तो जो ये फंडामेंटल राइट है, कल ही हमने आपको बताया कि यह भारत, कुछ ऐसे अधिकार है इसमें से जो केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं, लेकिन बाकी कुछ अधिकार हैं जो भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। जैसे अब हमारे देश में केवल हम ही लोग थोड़े रहते हैं जी, बाहर का भी तो लोग रहता है, बाहर के भी देश की कंपनियां हमारे देश में है जहां लोग काम करते हैं, तो उनके भी कुछ अधिकार हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में ये कि वो कौन से अधिकार हैं जो केवल भारत के नागरिकों को ही मिलते हैं, विदेशियों को नहीं मिलता है। तो 15 है, 16 है, 19, 29 और 30, है ना। तो ध्यान रखना है कि 15, 16, 19, 29 एंड 30 ये राइट्स जो है इट्स ओनली अवेलेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स, ये केवल भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। तो आप ये यहां से देख सकते हैं कि वो कौन सा अधिकार हो सकता होगा। 15 है, इसका मतलब कि समानता का में से होगा कुछ ना कुछ। 16 है, वो भी समानता के हिस्से में से ही होगा। 19 है, स्वतंत्रता वाले में से होगा। और 29, 30 जो है वो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, है ना। तो ये सब जो आर्टिकल है 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं। क्लियर है ना। और बाकी के जो है वो क्या हुआ है, तो बाकी ये केवल भारत के नागरिकों को मिले हुए हैं, और बाकी जो अधिकार है वो भारत के नागरिकों के साथ साथ भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को भी मिले हुए हैं। क्लियर है? जैसे कि अब कोई आदमी अमेरिका का इंडिया आया हुआ है, ठीक है, तो उसके पास भी वो सारा अधिकार है। हमारा संविधान हमें तो अधिकार देता ही है, साथ ही हमारे देश में रहने वाले लोगों को भी तमाम अधिकार देता है। ठीक है, ओके। अब देखिए, तो यहां तो 12 से 35 तक है ना जी, लेकिन यहां तो आपको 14 से क्रोनोलॉजी दिख रहा है, अब फिर बीच में यहां पे 31 गायब है। तो एक बात नोट करके लिख लीजिए, यहां पर नीचे लिख लीजिए कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी रिमूव्ड इन कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मूल अधिकार की श्रेणी से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, अकॉर्डिंग टू 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया है। तो ये आपसे पूछा सकता है कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो विधिक अधिकार है। लेंगे कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, लीगल राइट है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार है, और इसको कहां पर रखा गया है, तो अनुच्छेद 300 क में, ठीक है, या 300 ए में, आर्टिकल 300 ए में रखा गया है राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, जो कि अब हो गया है लीगल राइट। ओके,
तो आप देखिए कि यहां पर एक गैप दिख रहा है ना जी, 30 के बाद सीधे 32 आया है, 31 नहीं है। तो 31 में पहले क्या था, यही संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार यही 31 में था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले 31 में था, लेकिन चूंकि यहां से उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए अब वो इस कैटेगरी में नहीं आता है। ओके, 1978 में, हाँ 1978 है, 300 क में रखा गया है। अगर अभी पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति जो है वो किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300 क में है। और किस प्रकार का अधिकार है, तो विधिक अधिकार है। और विधिक अधिकार कैसा अधिकार होता है, तो यह ऐसा अधिकार है जो सरकार कानून बना के कभी भी छीन सकती है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट नहीं छीना सकता है, साधारण कानून से तो बिल्कुल भी नहीं। अगर इसको छीनना एकदम आवश्यक हो जाए जनता के हित में, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो 12 से 35 तक में आप 14 से लेकर के 32 तक तो क्रोनोलॉजी देख रहे हैं, लेकिन 12-13 पता नहीं चल रहा है कि 12-13 क्या है। और फिर 33, 34 और 35 है ना, 33, 34 एंड 35 क्या है। ठीक है, तो यहां पे ये आपको ध्यान रखने हैं, राइट्स जो सारे आपको मिले हुए हैं, इन सबको आपको ध्यान रखना है। ओके, अब आगे देखते हैं कि आर्टिकल्स में इसके संदर्भ में क्या कहा गया और क्या चीजें बताई गई। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आते हैं, इसका पहला आर्टिकल क्या हो जाएगा जी, दिमागवा छुट्टी पर गया है जी। जब कहा है 12 से 35, तो पहला आर्टिकल 12 ना होगा, है 14 कैसे चल जाएगा। अभी ना कहें कि अभी खाली आपको 14 से 32 तक का क्रोनोलॉजी दिख रहा है, 12, 13, 14, 12, 13 और उधर 33, 34, 35 आपको पता नहीं चल रहा है। तो वो जानना जरूरी है ना कि 12 क्या है, 13 क्या है। 31 अभी ना बताए थे कि संपत्ति का अधिकार चला गया, वही 31 में था पहले, है ना। जब पढ़ना है ना जी, तो यहीं पर रहना है, फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट हियर, है ना। तो दिक्कत क्या होता है हमारे साथ कि हम फिजिकली तो प्रेजेंट हैं, मतलब हमारा शरीर यहां है, लेकिन मन तो स्वच्छंद चीज है, ये कहीं और है, ये कहीं और किसी और के यादों में खोया हुआ है ना। अब किसके यादों में वो आप लोग जानते होंगे, है ना। लेकिन अब आप लोग तो वैसी स्थिति में है नहीं कि आप लोग किसी यादों में खोएंगे जी, है ना। ये यादों में खोएंगे, ये सब जनरली वो बीपीएससी वाले बैच में होता है, जहाँ एकदम कुछ टीनेजर्स आ जाते हैं, है ना, या कुछ वही अभी अभी जीवन शुरू हुआ है, 21-22 साल अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, है ना। आप लोग तो जीवन के तमाम अच्छे और जो बुरे अनुभव हैं उनसे गुजर चुके हैं, तो आपका दिमाग तो कंट्रोल रहना चाहिए, है ना। वो वहां पे जो अभी अभी जीवन के एक पड़ाव पे आ रहा है ना, 20-22 साल हुआ है एज, है ना, अभी ग्रेजुएशन हो रहा है या कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहां पे लगता है कि यार दुनिया तो बहुत रंगीन है, बहुत मजेदार है, तो वहां पे लोग खूब स्वच्छंदता करते हैं ना। लेकिन बाद में 25, 28, 30 तक आते आते समझ में आ जाता है कि ज्यादा उड़ने का जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो एक मच्छर से ज्यादा का नहीं है। मच्छर भी ज्यादा स्पेस लेता है जी, हमारा उससे भी कम है। अब ये अगर इसको समझना हो तो थोड़ी सी इंटेलेक्चुअलिटी की आवश्यकता है, थोड़ा सा प्रबुद्धता की आवश्यकता है। थोड़ा सा प्रबुद्धता अगर आ जाए तो आपको समझ में आएगा कि हमें ज्यादा मतलब चौड़ में रहने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि हमारा अस्तित्व एक मच्छर से भी कम है। क्योंकि अगर आप ज्योग्राफी को समझते हैं तो हमारा क्या एक यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं, करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं, जो कि आज तक पता नहीं चल पाया है कि कितनी आकाश गंगाएं हैं, अभी तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया। और जिसने बताया उसने ये बता रहा है कि लगातार बढ़ रहा है, अभी और आकाश गंगा हैं जिनको मतलब हमें उसके बारे में कुछ पता नहीं है। और इस इतने बड़े यूनिवर्स के अंदर में इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, उसमें से एक हमारा आकाश गंगा है मिल्की वे, एक हमारा जिसमें कि ये पूरा वर्ल्ड है वो एक है ना। इस एक आकाश गंगा के अंदर में आप देखेंगे कि हमारे जो पूरा जो सिस्टम है ना, जो हमारा सोलर सिस्टम है वो सब इसी के अंदर में है। बाकी अन्य और भी ऐसी कितनी आकाश गंगाएं होंगी, और उसमें और इतने कितने सूर्य होंगे और कितनी पृथ्वियां होंगी, इसका कोई काउंट आज तक नहीं हुआ है। तो एक छोटा सा हिस्सा है पूरे ब्रह्मांड का मिल्की वे, जिसमें हमारा अपना सोलर सिस्टम है। इस सोलर सिस्टम में इतने सारे प्लेनेट्स है, उसमें से एक प्लेनेट है अर्थ, और उस अर्थ पर
जो है इतने सारे देश हैं, उस देश में एक देश है इंडिया, है ना, और इस देश के अंदर में हमारा एक स्टेट है बिहार, और बिहार के इस स्टेट के अंदर में हमारा एक कोई डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हमारा एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक के अंदर में हमारा एक गांव होगा, उस गांव के अंदर में हमारा एक टोला होगा, और उस टोला के अंदर में हमारा एक परिवार होगा, और उस परिवार के अंदर में एक हम होंगे। तो अगर इस प्रकार से सोचिएगा तो हमारा अस्तित्व क्या है जी? हम सोचते हम तो बहुत हैं, लेकिन क्या है, अगर पूरी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो हमारा अस्तित्व, हम इतने छोटे हैं कि मच्छर का आकार शायद हमसे बड़ा हो सकता है ना। तो ये चीज हालांकि जब हम 18-20 में होते हैं ना तो नहीं समझ में आता है, इसके लिए कम से कम 25 पार करना पड़ता है ना। उसके बाद धीरे धीरे जिसको जैसे जैसे लाइफ के अंतर में एक्सपीरियंस आते रहते हैं वैसे वैसे वो सीखते जाता है ना। तो जीवन में कुछ बुरे अनुभव होना भी जरूरी होता है, क्योंकि अच्छा अनुभव जो होता है ना वो तो आपको बहुत केवल कॉन्फिडेंस देते जाता है, लेकिन जो बुरा अनुभव होता है वो आपको थोड़ा समझदार बना देता है, वो थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग पर्सन बना देता है कि आप स्थितियों को समझने में सहायक सिद्ध हो पाए, है ना। तो इसलिए फिजिकली और मेंटली दोनों यहीं पर रहना है ताकि आप सारी बातें समझ ले और कोई असुविधा ना हो, है ना। क्योंकि आप समझे रहेंगे तो आप सामने वाले को समझाएंगे भी अच्छा से, है ना। पढ़ाई का मतलब मेरा मानना है कि यही होना चाहिए कि अगर आज आपने कोई विषय पढ़ लिया तो आप कल दूसरे दिन, और वैसे आपका तो प्रोफेशन ही यही होने जा रहा है, दूसरे दिन आप किसी को वो चीज पढ़ा पाए। पढ़ाई पे मतलब कि उसको आप समझा पाए। तो दूसरे व्यक्ति को कौन अच्छा समझा पाएगा जी? जो पहले खुद अच्छा समझा होगा। जिसके अंदर में अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो दूसरे को नहीं समझा पाएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि आपने ठीक से चीजों को पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तो इसका परीक्षा तब होगा जब आप किसी को समझाएंगे। और वो हो सकता है आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ दे, तो क्रॉस क्वेश्चन का भी आप जवाब तभी दे पाएंगे जब आपके पास ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग होगी, अन्यथा आप नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम सारी चीजों को इस प्रकार से स्टडी करें कि किसी प्रकार से कोई असुविधा या दुविधा ना हो। ठीक है, तो यहां पर जो है हम लोग देखना है, स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 12 से। फंडामेंटल एड कहां से शुरू होता है जी? आर्टिकल 12 से, अनुच्छेद 12 से। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। देखेंगे डिफिनीशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। अब देखिए राज्य की परिभाषा यहां पर क्यों लिखा हुआ है कि जो मूल अधिकार जो है ना ये आपको राज्य के खिलाफ मिला हुआ है। मतलब यह है कि राज्य यानी कि सरकार जो है ये आपसे आपका अधिकार छीन नहीं सकती है। आपसे आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या जो 6 आप लिखे हैं उसमें से कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। कौन? सरकार। राज्य आपसे नहीं छीन सकता है। तो राज्य कौन है ये जानिएगा तब ना पता रहेगा कि भाई ये आपसे अधिकार नहीं छीन सकता है। तो इसीलिए पहले ही आर्टिकल 12 में लिख दिया गया है राज्य की परिभाषा। और ध्यान रहे कि अगर पूछा जाए कि मूल अधिकार कैसा अधिकार है, तो मूल अधिकार नकारात्मक अधिकार है, निगेटिव राइट है। ठीक है, अब देखिए नकारात्मक किस संदर्भ में है? तो राज्य के संदर्भ में है। राज्य के संदर्भ में मूल अधिकार क्या है? नकारात्मक है, क्योंकि ये राज्य पर कंट्रोल करता है कि राज्य जनता के अधिकारों को नहीं छीनेगा। तो राज्य के संदर्भ में क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। और ये सकारात्मक किसके लिए है? जनता के लिए, क्योंकि ये जनता के विकास में सहायक सिद्ध होता है। तो ध्यान रखेंगे राज्य के संबंध में मूल अधिकार क्या है? निगेटिव राइट है ना। लेकिन नागरिकों के संबंध में क्या है? पॉजिटिव राइट है, यानी कि सकारात्मक अधिकार है। ठीक है, कृकद। चलिए, तो यहां पर इसको आपको ध्यान रखना है ना। इट्स निगेटिव फॉर स्टेट्स एंड इट्स पॉजिटिव फॉर पीपुल। ठीक है, जनता के संदर्भ में सकारात्मक है और राज्य के संदर्भ में नकारात्मक है। ठीक है, क्योंकि राज्य के अधिकारों को कंट्रोल करता है और जनता के विकास में सहायक है।
तो जिसके विकास में सहायक है उसके लिए पॉजिटिव हो गया, और जिसके राइट्स को कंट्रोल कर लो उसके लिए निगेटिव हो गया, है ना। समझा ना बात। तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। अब देखिए, तो 12 कहता है कि राज्य की परिभाषा। तो देखिए, राज्य के परिभाषा में सबसे पहले इसमें कौन आ जाएगा? केंद्र सरकार। लिख लेंगे केंद्र सरकार। सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावे राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद स्थानीय सरकार। लोकल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ठीक है। इसके अलावे विधिक व्यक्ति, यानी लीगल पर्सन, ठीक है। तो देखिए, लीगल पर्सन का मतलब यहां पे यह है कि गवर्नमेंट कंपनियां, है ना, सरकार की जितनी कंपनियां हैं जिसको पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं सरकार की कंपनियां, ठीक है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, ये सब राज्य के परिभाषा में शामिल है जी। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें से कोई भी, ना तो केंद्र सरकार, ना ही राज्य सरकार, और ना ही स्थानीय सरकार, ना ही कोई सरकारी कंपनी आपका मूल अधिकार आपसे छीन सकती है, कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अब मामला यह है कि गवर्नमेंट क्या होता है, सरकार के कितने अंग है जी? कौन कौन से? गुड। तो सरकार के 3 अंग हैं। तो अब यहां से आपको अपना थोड़ा दिमाग कनेक्ट करना है कि जब सरकार के 3 अंग हैं, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, तो इसका मतलब कि अगर हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं तो तीनों की बात करेंगे ना, केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की विधायिका और केंद्र की न्यायपालिका। वैसे ही अगर राज्य का बात करेंगे तो राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य की न्यायपालिका। ऐसे ही अगर स्थानीय सरकार की बात कर रहे हैं तो स्थानीय सरकार की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बात समझ में आ रहा है? तो जब सरकार लिखे हैं तो केवल इतना छोटा चीज नहीं है, बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि अगर सरकार है तो यहां पर इसके साथ क्या है? विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है और न्यायपालिका है, जुडिशियरी है, ठीक है। तो अगर हम यहां पर लगा दिए सेंट्रल, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, तो केंद्र की विधायिका कौन है जी? आप बताइए, विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। विधायिका का काम है फॉर्मेशन ऑफ लॉ। विधायिका कानून का निर्माण करती है। तो केंद्र की विधायिका कौन है? संसद है, क्योंकि संसद में कानून बनता है ना। तो केंद्र की विधायिका कौन हो गई? संसद हो गई। इसका मतलब हुआ कि संसद आपका मूल अधिकार नहीं छीन सकती है। बात समझ में आया? मतलब साधारण कानून बना के नहीं छीन सकती है। अगर छीनना अनिवार्य हो जाए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, तो उसके लिए संसद को संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। क्लियर है? इसके बाद है कार्यपालिका। तो केंद्र की कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम क्या होता है जी? कानून को लागू करना, है ना, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। विधायिका कानून बनाती है, तो केंद्र की विधायिका संसद है। कार्यपालिका काम है कानून को लागू करना। तो केंद्र की कार्यपालिका कौन है? सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कौन है?
कार्यपालिका कौन है? केंद्र की कार्यपालिका कौन है? भारत की कार्यपालिका। रमेश जी आइए, अब कहा इसे घूमिएगा। वहीं गए हैं आप तो। तो केंद्र की जो कार्यपालिका है, तो देखिए जो कानून को लागू करता है उसको कार्यपालिका कहते हैं। तो केंद्र के द्वारा कोई भी कानून जो लागू होता है उस पर राष्ट्रपति का नाम लिखा रहता है। तो केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है ना। तो केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी ये सब आते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार के जितने अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि यूपीएससी क्वालिफाइड, आईएएस, आईपीएस है ना, ये सब क्या है? ये सब कार्यपालिका है केंद्र के। केंद्र सरकार की जितनी एजेंसीज हैं जो कानून लागू करवाने का काम कर रही है वो सब क्या है? वो सब कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है। तो राष्ट्रपति से लेकर के केंद्रीय स्तर का छोटा से छोटा कर्मचारी भी क्या हो जाएगा? जिसका सरकार, केंद्र सरकार नियुक्ति कर रही है, वो केंद्र की कार्यपालिका का हिस्सा है। ठीक है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो इसका मतलब कि कोई अधिकारी भी आपका फंडामेंटल राइट आपसे नहीं छीन सकता है। बताइए समझ में। न्यायपालिका, जुडिशरी, तो जुडिशरी जो है ये क्या है? इसका काम है कानून की समीक्षा करना, रिव्यू ऑफ लॉ, कि विधायिका ने जो कानून बना दिया और कार्यपालिका जो कानून लागू कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून में गड़बड़ी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कानून ऐसा बन गया जो नागरिकों के अधिकारों को छीन रहा है। तो वो कानून की समीक्षा करेगी और अगर उसको लगेगा कि कोई ऐसा कानून बन गया है जो मूल अधिकार को छीन रहा है या कम कर रहा है, तो उस कानून को खत्म कर देगी, लेकिन मूल अधिकार को बचा लेगी। तो सेंट्रल का जुडिशरी कौन हो जाएगा जी? केंद्रीय न्यायपालिका कौन है देश में? सुप्रीम कोर्ट है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है वो केंद्रीय न्यायपालिका है देश के लिए। ठीक इसी प्रकार से राज्य सरकार में भी यही होगा। राज्य सरकार का विधायिका कौन हो जाएगा जी? राज्य सरकार का विधायिका कौन हो जाएगा? विधानमंडल। गुड, विधानमंडल। जैसे बिहार विधानमंडल है ना, जिसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल शामिल होते हैं। तो बिहार के लिए कानून कहां बनता है? बिहार के विधानमंडल में। जैसे कि शराबबंदी का कानून कहां बना? बिहार के विधानमंडल में। कि शराब बंद है ना, बंद है जी? नहीं है? हाँ, ऑनलाइन मिलता है। ऑनलाइन मिलेगा तो और जल्दी पकड़ा जाएगा जी, क्योंकि सारा डाटा रहेगा उसका, है ना। ब्लैक के माध्यम से, मतलब अगर कहीं की हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन लीगल तौर पे वो बंद है, क्योंकि बिहार की विधानमंडल ने ये कानून पास किया है कि हमारे स्टेट में शराब बंद है ना। लेकिन कोई शौखदियादार लोग जो हैं, जिनको एकदम चाहबे करेगा, तो वो लोग अपना उपाय करता है कहीं ना कहीं से, है ना। कितना आदमी सब है कि भोरे का जो सुबह में जो जनशताब्दी रांची जाती है उसको धर लेगा, अब बिहार का बॉर्डर क्रॉस कर जाएगा, कोडरमा चल जाएगा, कम से कम गया के बाद कोडरमा, अब कोडरमा चल गया तो झारखंड है, झारखंड में लीकर बैन नहीं है, दिन भर तबीयत से अपना मूड बनाएगा, है ना। अब फिर शाम में 5:30-6 बजे के आसपास में उधर से जनशताब्दी लौटती है ना, तो फिर उसको पकड़ेगा, फिर रात को 10 बजे तक पटना, तो कोई दिक्कत नहीं। या जो भी सीमावर्ती जिले हैं जो अलग स्टेट से कनेक्ट करते हैं, वहां तो आराम से लोग ये कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के ज्योग्राफी में ये बैन है। बाकी बिहार के जो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जो स्टेट्स हैं, और एक इंटरनेशनल सीमा जो बिहार नॉर्थ में साझा करता है नेपाल के साथ, तो वहां पर बैन नहीं है, तो लोग वहां पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, बिहार की विधायिका ने ऐसा कानून पास किया हुआ है। ठीक है। इसके बाद जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव, तो बिहार की एग्जीक्यूटिव कौन हो जाएगी जी? बिहार का कार्यपालिका कौन हो जाएगा? या किसी भी स्टेट में कार्यपालिका, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन हो जाएगा? राज्यपाल। बिल्कुल, गुड, है ना। केंद्र की कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति है,
राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और महाधिवक्ता, ये सब राज्य के कार्यपालिका के अंग हैं। इसके साथ राज्य सरकार के जितने कर्मचारी हैं, जैसे कि अब बिहार पुलिस का एक सिपाही भी जो रोड पे घूम रहा है ना, वो भी क्या है, वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल है, क्योंकि उसका भी काम क्या है, कानून को लागू करवाना। आप रोड पर चलिए, अतः नियम तोड़ दी तो देखिए तो सिपाही जी आपको धर लेंगे कि नहीं? धर लेंगे ना। ज्यादा बग दिएगा तो दुदंटा भी लगा देंगे, है ना। क्यों? क्योंकि उसका काम है रूल को लागू करवाना, फॉलो करवाना, इसलिए वो फॉलो करवा रहा है। तो जो कानून को लागू करवा रहा है वो क्या है, कार्यपालिका का हिस्सा है। तो बिहार, जैसे भारत सरकार का हर कर्मचारी राज्य की परिभाषा में शामिल है, वैसे ही बिहार सरकार का भी हर कर्मचारी राज्य की परिभाषा में शामिल है। इवन यू ऑल्सो, जब आप बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे तो बिहार सरकार के आप कर्मचारी हो गए, आप भी राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। आप भी किसी का फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकते हैं। अगर आप छीनेंगे, आपके स्कूल में कोई आएगा बच्चा पढ़ने के लिए, आप उसको कह दिए कि नहीं तुम ही जाति का है, तुमको नहीं पढ़ाएंगे। अब बच्चा अगर इसका कंप्लेन करवा दिया सुप्रीम कोर्ट में, फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होगा, और उसके बाद नौकरियों जाएगा, जुर्माना लगेगा, जेलो हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप राज्य के परिभाषा में शामिल हैं, आप राज्य हैं, और फिर भी आप भेदभाव कर रहे हैं, जबकि संविधान कहता है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। बताइए समझ में। तो राज्य सरकार का भी हर कर्मचारी क्या है, राज्य की कार्यपालिका का हिस्सा है। वैसे ही राज्य की न्यायपालिका, तो राज्य की न्यायपालिका कौन है जी? हाई कोर्ट है। तो यानी कि हाई कोर्ट देखेगा कि राज्य सरकार कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही है जो नागरिकों के अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, नागरिकों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, तो राज्य सरकार को हाई कोर्ट लताड़ लगा सकता है या उस कानून को इनवैलिड कर सकता है और लोगों के अधिकार की रक्षा कर सकता है। क्लियर है? तो राज्य सरकार का भी मतलब समझ रहे हैं। स्थानीय सरकार किसको कहते हैं? पंचायती राज को। स्थानीय सरकार जो है, लोकल गवर्नमेंट, हमारे यहां दो है, एक स्थानीय सरकार गांव के स्तर पर और एक स्थानीय सरकार शहरों के स्तर पर। ठीक है। अब जैसे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ठीक है, तो क्या नीतीश कुमार पटना का हर गली गली में घूम रहे हैं जी? नहीं ना घूम रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत पानी होता है तो कौन गली में गंगा जी प्रकट हो जाती है पता चलता है? क्यों? क्योंकि ड्रेनेज व्यवस्था खराब है, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं, थोड़ा सा पानी होता है अब पूरा का पूरा नाला कचरा से भर जाता है ना, पूरा गली सब में दिक्कत हो जाता है लोगों को चलने में, आने जाने में, और इसी वजह से डेंगू के मच्छर भी आप देखिए फैल रहे हैं और प्रकोप। सब क्या है? ये सब ये है क्योंकि आप ठीक तरीके से स्वच्छता को स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो अब इनको तो सब मालूम नहीं है, तो इसलिए शहरों में भी स्थानीय सरकार है, उसी को कहते हैं नगर निगम। नगर निगम जो है वो शहरों के लिए होता है, ताकि हर सड़क शहर के हर गलियों को देखेगा कि गली, देखते हैं आप जब वो गाड़ी जो बजता है, कचरा वाला आया घर से कचरा निकाल, चलता है ना जी, तो किसका? नगर निगम की गाड़ी होती है। तो नगर निगम क्या है? स्थानीय शासन के अंदर में है। तो शहरों में काम करता नगर निगम, और गांव में काम करता है ग्राम पंचायत। तो इसको कहते हैं स्थानीय सरकार। इसका भी 3 हिस्सा होता है। कौन सा? तो ग्राम सरकार, अगर ग्राम स्तर पे आप देखिएगा तो जो ग्राम सभा होती है, विलेज असेंबली, वो स्थानीय पंचायत में क्या है? लेजिस्लेटिव का काम करती है। वहां पर नियम बनता है कि कैसे गांव को ठीक करना है। ठीक है। वहां पर गांव के स्थानीय सरकार में, पंचायती राज में कार्यपालिका कौन है? मुखिया, जिसका काम है उसको लागू करवाना। और वहां पर न्यायपालिका कौन है? सरपंच, है ना, जिसका काम है कि गांव में अगर केकरो बकरी भुला गया तो खुजवाना जाकर के, है ना। गांव में ये सब ना होता है जी, कोनो के बकरी भुला गया, है ना, केकरो धान केहू काट लिया, गांव में क्या किस बात का झगड़ा होता है जी? यही सब झगड़ा होता है? वो बेचारा बकरी अपना पल्ले था, दूसरा के पता में दूसरा आदमी काट के मीट बना के खा गया, अब खोजो बकरी कहां गए। तो ये सब झगड़वा कौन निपटाएगा? सरपंच साहब, है ना, स्थानीय सरकार। तो वहां पर ये होता है। ऐसे ही मतलब 3 लेयर जो है वो आपके बने हुए हैं हर स्तर पे, और ये सब राज्य के परिभाषा में है। इसमें से कोई भी आपका अधिकार छीन नहीं सकता है। ठीक है। इसलिए आर्टिकल 12 जानना आपको जरूरी था, क्योंकि अगर 12 नहीं जानिएगा तो फिर बाकी कोनो अधिकार जानने का कोई मतलब नहीं है। तो राज्य की परिभाषा यहां पे आपको इसलिए बता दी गई क्योंकि भविष्य में आप कोई गलती ना करें। ठीक है। या राज्य के परिभाषा में जो शामिल है वो नागरिकों के अधिकारों को न छीनेंगे। क्लियर है? हाँ जी। विधायिका बोले थे ग्राम सभा, विलेज असेंबली, सुने, आगे बढ़े हैं। कोई दिक्कत समझ में आया यहां तक बात?
व्यक्ति होता है, जो भी ग्राम में 18 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर माने जाते हैं। ठीक है, ये मुखिया का कर्तव्य बनता है कि वो उसका मीटिंग कराए, लेकिन बहुत जगह पर नहीं होता है, नहीं होता है, बस कागज पर हो जाता है, डॉक्यूमेंट पर हो जाता है ना, कागज पर हो जाता है, लेकिन वो कराने का नियम है कि कराना चाहिए, है ना। लेकिन लोगों को पता ही नहीं इसके बारे में, नहीं पता है तो कोई प्रेशर नहीं बनाता है, कोई डिमांड नहीं करता है। लेकिन अब जाके मुखिया जी से पूछिएगा, वो कागज पर करवाते हैं, नहीं करवाएंगे तो कोई फंड में नहीं आएगा, है ना। कागज पर सारा काम होता है, धरातल पर नहीं दिखता है। जबकि जैसे संसद बैठती है, विधानमंडल बैठती है, उसे नियम है कि कम से कम साल में 4 बार जो है ग्राम सभा का बैठक होना चाहिए, और ग्राम सभा का बैठक करके वहां से निर्णय लेकर के मुखिया जी को गांव के बारे में काम करना है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर होता है, अधिकांश जगहों पर नहीं होता है ना। बस कागज पर करके कि हाँ मीटिंग हुआ, मीटिंग में निर्णय लिया गया, काम हो जाता है। लेकिन ये नियम है कि इसको कराना है। ठीक है, तो यहां पे राज्य की परिभाषा समझ गए। लीगल पर्सन का मतलब है विधिक व्यक्ति, विधिक व्यक्ति का मतलब है सरकारी कंपनी, गेल, भेल, सेल, है ना, इसको पीएसयू बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि जो सरकार की कंपनियां वो भी राज्य के परिभाषा में शामिल है, तो वो भी आपका अधिकार आपसे नहीं छीन सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब आइए आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। चलिए, तो अनुच्छेद 13 क्या कहता है जी? आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 के अंतर्गत क्या लिखा हुआ है? तो यहां पर 2 शब्द बड़े महत्वपूर्ण है आर्टिकल 13 के अंदर में, है ना। एक अल्पीकरण और एक असंगतता। मतलब सामान्य तौर पे 13 ये कहता है कि संसद अथवा विधानमंडल, लिख लीजिएगा कि संसद अथवा विधानमंडल, संसद अथवा संसद अथवा विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे, संसद अथवा विधानमंडल कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार के, जो मूल अधिकार के खिलाफ हो, जो मूल अधिकार के खिलाफ हो अथवा मूल अधिकार को छीन रहा हो। ठीक है, संसद अथवा विधानमंडल कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो मूल अधिकार को छीन रहा हो अथवा उसके खिलाफ, है ना। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, इनमें से किसी के पास मतलब कोई भी ऐसा कोई कानून, ऐसा कोई भी एक्ट पास नहीं करेगा जिससे कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता। ठीक है, और इसके साथ ही मैंने से कहा कि 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पर। एक शब्द है अल्पीकरण, ठीक है, और एक शब्द है असंगत। कहा गया है कि संसद अथवा विधानमंडल ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकार का अल्पीकरण कर रहा हो, अल्पीकरण मतलब कि कम कर रहा हो, या फिर मूल अधिकार से मेल न खाता हो। मतलब संसद अथवा विधानमंडल, पूरा जो निचोड़ है इस बात का वो यही है कि संसद या विधानमंडल ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगा जिससे आपका मूल अधिकार छीना जाता हो। ठीक है,
और यदि मूल अधिकार छीना जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा लेकिन मूल अधिकार को बचा लिया जाएगा। क्लियर है, समझ रहे? तो यहां पर ये चीज को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या है और कैसे। हाँ बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए लिया जा सकता है। हाँ, मूल ढांचा में, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई ये नहीं होगा, है ना, लेकिन फंडामेंटल राइट को अगर छीनना अनिवार्य हो, जो कि मैं स्टार्टिंग से आपको बोल रहा हूं, तो ऐसे में जनता के हित में ही संविधान संशोधन करके छीना जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता, देखिए आर्टिकल 13 में ये कहा गया है कि संसद अथवा विधानमंडल, है ना, मूल अधिकार को नहीं छीनेगा, ठीक है। तो संसद और विधानमंडल का काम क्या है? कानून बनाना, है ना, एक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एक्ट के माध्यम से, किसी भी कानून के माध्यम से संसद अथवा विधानमंडल आपका मूल अधिकार नहीं छीन सकता। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ। तो अब है कि कानून के माध्यम से नहीं छीन सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से छीन सकता है, ठीक है। और इस पर व्यापक बहस भी हुआ था कोर्ट के अंदर में, जब पहली बार संविधान में पहला संशोधन हुआ, नेहरू जी ने 1951 में किया, है ना, भूमि सुधार से संबंधित, लैंड रिफॉर्म से संबंधित, और बना दिया 9वीं अनुसूची। उसने कह दिया, कहां छीना रहा है मूल अधिकार? हाँ, कौन सा बिल? कौन सा बिल? एकदम ठीक बात है, एकदम सही हो रहा है। हड़ताल करना मूल अधिकार नहीं है। कहां, कौन पढ़ा दिया आपको? कब पढ़ लिया आप? हड़ताल तो शुरू से मूल अधिकार नहीं है, इसलिए तो हड़ताल करने पर पकड़ के लोग जेल में जाते हैं। हाँ, नहीं, हड़ताल के लिए नहीं लिया जाता है परमिशन, आंदोलन के लिए परमिशन लिया जाता है। आंदोलन अगर आपको परमिशन मिला है और जो प्लेसेस दिया गया उस प्लेसेस पे करेंगे तो आप पे देशद्रोह का मुकदमा नहीं लगेगा। क्यों लगेगा? सरकार जगह अलॉट की हुई है, पटना में जगह अलॉटेड है, चितकोहरा ब्रिज के नीचे जाके करिए वहां आंदोलन, कोई नहीं रोकेगा आपको। हाँ, तो रोड जाम कर दीजिएगा। हाँ, तो मांग कीजिए, तो मांग करिए ना, जगह है ना, आपको जगह अलॉटेड है। आप मांग करने के लिए इनकम टैक्स गोलंबर को जाम कर दीजिएगा, अब बाकी पब्लिक आपके अधिकार के लिए बाकी अधिकार खत्म हो जाए। आप तो जाम कर दिया, आपको वेतन नहीं मिला, और उधर से बेली रोड से कोई आ रहा है एम्बुलेंस, किसी का बच्चा सीरियस है और उसको जाना है पीएमसीएच, आपके आंदोलन में तो उसका जान चला गया। कोई भी धरना किसी के लिए भी प्रतिबंधित है, कोई भी आदमी, हड़ताल आपका अधिकार नहीं है, आंदोलन आपका अधिकार है। समझिए, दोनों में अंतर होता है। आंदोलन शांतिपूर्ण करिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अन्ना हजारे को कोई दिक्कत होता था? है, लोकपाल के लिए 11 दिन बैठले रह गए भूख हड़ताल पर। कोई, किसी का हिम्मत हुआ पुलिस का जाकर उनको छू दे, या सरकार का हिम्मत हुआ उठा के जेल में बंद कर दे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पर कर रहे थे। कोई भी शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप आंदोलन करिएगा, सरकार उसको दबा नहीं सकती है। 2019 में जब विवाद हुआ था सिटीजनशिप को लेकर के, नागरिकता को लेकर के, एक कानून बना था, नागरिकता अधिनियम 2019, जिसमें 6 धर्मों को लोगों को, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भारत आए थे उनको नागरिकता देने की बात थी, उसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया था। तो मुस्लिम वर्ग जो है दिल्ली में आंदोलन कर रहा था, शाहीन बाग खूब चर्चित हुआ था। तो शाहीन बाग में पुलिस का हिम्मत हुआ पहुंच जाने का? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आंदोलन शांतिपूर्ण हो रहा था। लेकिन उसी कानून को लेकर के हिंसक आंदोलन हो रहे थे देश में, जहां पे सरकार पर पुलिस पर पत्थर फेंका जा रहा था, मारामारी होता, वहां पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर दी। हड़ताल करना, हिंसा करना आपका अधिकार नहीं है, रोड जाम करना आपका अधिकार नहीं है, शांतिपूर्ण अपने अधिकारों के लिए मांग करना आपका अधिकार है। तो उसके लिए सरकार जगह अलॉट की हुई रहती है, उसके लिए आपको प्रशासन से आदेश लेना होता है, प्रशासन आपको प्लेस देता है, टाइमिंग देता है, और आप करिए हड़ताल, आप करिए आंदोलन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप हड़ताल करिएगा तो हड़ताल आपका मूल अधिकार नहीं है, यह शुरू से ही व्याप्त है। इसलिए हड़ताल करने वालों को पुलिस उठा करके जेल में ले जाती है, जेल भरो अभियान चलाती है। लेकिन अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, किसी को बिना डिस्टर्ब किए,
तो सरकार आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती है। और वही मेन हथियार होता है। यही तो सीखना है कि आंदोलन कैसे करना है। गांधी से सीखिए आंदोलन करना। गांधी अपने आंदोलन में पहला काम क्या कहते थे? नॉन वायलेंस, है ना, अहिंसक आंदोलन करते थे गांधी। इसीलिए अंग्रेज गांधी का बात सुनते थे। गांधी से आने से पहले आप बता दीजिए एक कोई घटना जहां पर अंग्रेजों ने भारतीयों की बात सुनी हो। लेकिन गांधी चंपारण सत्याग्रह बात मनवा लिया, खेड़ा सत्याग्रह बात मनवा लिया, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन बात मनवा लिया। गांधी की बात सब जगह अंग्रेज मान गए। क्या गांधी का कोई सेटिंग चल रहा था अंग्रेजों से? नहीं। गांधी को पता था कि आंदोलन कैसे करना है। गांधी को पता था कि अपने से ताकतवर शक्ति पर यदि विजय प्राप्त करना है तो लड़ करके विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं, हाथ जोड़ के ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब आप हैं 5 फीट के और सामने वाला है 7 फीट के, है ना, और वो उसके पास अब चले गए, वो 7 फुट का वाला के पास 5 फुटा जाएगा, कह रहा है कि हम तोरा देख ले, वो उपाय कर दे। वो तोरा 7 फुटा क्या करेगा? ऊपर से धर के टांग देगा, बोला करके दिखा उपाय। वही 5 फुटा आदमी कहे कि ना भैया गलती हो गया, माफ कर दीजिए, हमारा ये अधिकार है, आपको मेरा अधिकार ये आपको देना चाहिए, नीतिगत रूप से आप ठीक नहीं कर रहे मेरे साथ। तो उससे भी समझ में आएगा कि हाँ भाई, मतलब ये दिक्कत है। और अगर आप शांतिपूर्ण करिएगा तो आपको लोगों का सहानुभूति मिल जाएगा, लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस, ये लोग बहुत अच्छे लोग थे जिन्होंने हंसते हंसते देश के लिए फांसी पर चढ़ गए। लेकिन इनके साथ खड़े होने वाले लोग कितने लोग थे जी? उंगली पे गिना जाएगा, बहुत कम लोग थे। क्यों? क्योंकि इनका रास्ता हिंसक था। गांधी एक आंदोलन करते थे 10,000 लोग पीछे खड़ा हो जाता था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि गांधी के साथ जाएंगे तो मैक्सिमम होगा तो 2-4 लाठी खाएंगे, फांसी तो नहीं चढ़ेंगे। तो जान का मुंह सबको होता है। तो शक्तिशाली आदमी से, राज्य क्या है? आपसे शक्तिशाली है, तो शक्तिशाली आदमी से लड़ना है तो हिंसा रास्ता गलत रास्ता है। आपको अहिंसात्मक रास्ता अपनाना होगा और गांधीवादी आंदोलन करिएगा, सरकार आपका बात सुन लेगी। और आप अहिंसावादी भगत सिंह वाला आंदोलन करिएगा तो सरकार पकड़ के जेल में बंद कर देगी, सरकार आप पे लगा देगी NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आतंकवादी वाला सब एक्ट लगा के जेल में बंद कर देगी, निकलिए नहीं पाइएगा कहियो। इसलिए सरकार से अगर लड़ना है, राज्य से लड़ना है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे लड़ना है उससे। जैसे गांधी ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, क्योंकि शक्तिशाली आदमी से, बहुत प्रैक्टिकल चीज है ना। थियोरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है और व्यक्ति को वास्तव में प्रैक्टिकल होना चाहिए, थियोरेटिकल नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्रैक्टिकलिटी में ही आपको जीना है, थियोरी तो किताबों में होता है ना। जीवन वास्तविकता के धरातल पर होता है। तो वास्तविकता के धरातल के हिसाब से अगर आप अपने आप को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है, समस्या आपको हो सकता है। इसलिए ये आपका कर्तव्य बनता है कि ऐसे में चीजों को मिला करके देखिए। ठीक है, आंदोलन करना आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं, लेकिन हड़ताल करना आपका अधिकार नहीं है। यह पूछा सकता है कि हड़ताल किस प्रकार का अधिकार है, तो हड़ताल आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, हड़ताल तो लोग सरकार पर दबाव बनाने के लिए करते हैं कि हम व्यवस्था को डिस्टर्ब कर देंगे, सरकार दबाव में आ जाएगी तो सरकार हमारा बात सुन लेगी। लेकिन इसलिए फिर सरकार डंडा चार्ज भी करती है, लाठी चार्ज भी करती है ना, कि बढ़िया से पहले पीट दो धर के, पिटा उटा रहेगा, उसके बाद उससे बातचीत करेंगे कि तुमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और ऐसा बहुत बार बहुत से लोगों के साथ हुआ है कि जब ये आपको पहले तो अगर कहीं आंदोलन करना है तो आपको मांगना पड़ेगा सरकार से आदेश। लेकिन बिहार में राजधानी में जगह अलॉटेड है, गर्दनी बाग वाला जो इलाका है ना, गर्दनी बाग वाला इलाका वो अलॉटेड है। पहले ये यही अलॉटेड होता था, हाँ, हड़ताली मोड़ पहले ये अलॉटेड होता था। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि ट्रैफिक बहुत हो गया है ना, आवागमन बहुत बढ़ गया, तब लोग इससे प्रभावित हुए, इसलिए उसको कर दिया गया गर्दनी बाग के क्षेत्रों में। वहां पे करिए जाकर के, है ना। तो शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल आंदोलन करने के लिए आपको अधिकार वहां पर दिया गया है। ठीक है, हाँ? बिल्कुल गलत है रोड जाम करना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाना, ये सब गलत है ना। आप क्योंकि अगर आप सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाते हैं, रोड जाम करते हैं, तो इससे क्या होगा? इससे आप ही को प्रॉब्लम होगा। आप अपने समस्या के समाधान के लिए आम दूसरे नागरिकों को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जहां पे जगह है वहीं पर होना चाहिए। ठीक है, तो असंगत और अल्पीकरण का मतलब देखिए क्या है कि संसद अथवा विधानमंडल कोई कानून बना के आपका मूल अधिकार नहीं छीन सकते हैं, लेकिन हाँ, संविधान संशोधन करके आपका मूल अधिकार छीना जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे
कि संविधान संशोधन की शक्ति केवल संसद के ही पास है, कोई विधानमंडल के पास नहीं है, केवल संसद ही ऐसा काम कर सकती है, कोई और ऐसा काम नहीं कर सकता है। इसके साथ इसमें जो असंगत और अल्पीकरण का बात है वो ये भी है एक बात कि स्वतंत्रता के बाद का कानून या स्वतंत्रता से पहले का कानून, दोनों में से कोई भी कानून जो है ना, वो आपके अधिकार को नहीं छीन सकता है। बिफोर इंडिपेंडेंट या आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी से पहले का कोई कानून या आजादी के बाद का कोई कानून, ऐसा भी कानून बहुत सारा हमारे देश में कानून है जो आजादी से पहले से चल रहा है ना। तो आजादी से पहले का भी कोई कानून है जो आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, तो ऐसा कानून आप क्या होगा, तो ऐसा कानून को खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन आपका फंडामेंटल राइट बचा लिया जाएगा। ठीक है, या फिर आजादी के बाद कोई ऐसा कानून बन गया जो आपके फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाएगा, आपके फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, उस कानून को खत्म कर दिया जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं, तो दिक्कत तो इनकंसिस्टेंस, ठीक है, असंगत को इनकंसिस्टेंस बोलते हैं और अल्पीकरण को डेरोगेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ध्यान रखेंगे कि मतलब आजादी से पहले का कोई कानून या आजादी के बाद का कोई कानून आपका मूल अधिकार आपसे नहीं छीन सकता है। क्लियर है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत, तो 12-13 में कोई दिक्कत नहीं। अब 14 से क्या स्टार्ट होता है, समानता का अधिकार। 14 से शुरू होता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी। तो ये आर्टिकल 14 टू 18 है, 14 से 18। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है जी, आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, विधि के समक्ष समता विधि के समक्ष समता या समानता एक ही बात है, और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 14 कह रहा है कि कानून के सामने सब कोई बराबर होगा और विधियों का समान संरक्षण, कानून सबके साथ समान व्यवहार करेगा। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए, विधि के समक्ष समता, ये वाला जो कंसेप्ट है ना, ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है। कहां का कंसेप्ट है, ब्रिटेन का कंसेप्ट, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, कानून का शासन। विधि के समक्ष समता, कानून के सामने सब कोई बराबर है। और इस कानून को ये आर्टिकल जो है, इसके जो फिलोसोफर हैं उनका नाम है एवी डायसी। एवी डायसी। और ये वाला जो कंसेप्ट है ये अमेरिका का कंसेप्ट है जी, यूएसए का कंसेप्ट है, विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो
विधि के समक्ष समता किसका कंसेप्ट है? ब्रिटेन का कंसेप्ट है। यह कंसेप्ट किसने दिया है? एवी डायसी ने दिया है। ठीक है, यह कंसेप्ट किसने दिया है? एवी डायसी ने। और विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह कंसेप्ट किसने दिया है? अमेरिका ने दिया है। ठीक है, और ये दोनों कंसेप्ट हमने रखा है। विधि के समक्ष समता का मतलब है कि कानून के सामने सब कोई बराबर है ना? तो कानून के सामने सब कोई बराबर है, ये अच्छा बात है या बुरा बात है जी? यही होना चाहिए, है कि नहीं? विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, ये अच्छा बात है। तो अगर अच्छा बात है तो आप में से बहुत से लोग होंगे, हमें आज कुछ लोग दिख भी रहे हैं कि आज कुछ लोग का फर्स्ट क्लास है। आई थिंक आपका फर्स्ट क्लास है, आपका भी फर्स्ट क्लास है, आपका भी फर्स्ट क्लास है ना? आपका भी फर्स्ट क्लास है, पीछे सेकंड है, हमारी क्लास सेकंड है। चलिए, तो कुछ लोग हैं जो कि आज फर्स्ट क्लास में है, ठीक है। और आप लोग कह रहे हैं कि कानून के सामने सब लोग बराबर है, तो मैं भी मानता हूं कि हाँ भाई ठीक है, कानून के सामने सब लोग बराबर है। तो यानी आज आप लोग क्लास में है, आपको मैं बराबर, आज मैं टेस्ट करा देता हूं, टेस्ट करा देता हूं कि अभी तक जितना पढ़ाया है सबका टेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने टेस्ट करा दिया और आज जो लोग आए हैं वो कहेंगे सर हम टेस्ट नहीं देंगे। हम बोले बिल्कुल दीजिए, एकदम आनंद से दीजिए, क्योंकि हम इक्वलिटी का राइट देते हैं, आपको समानता का अधिकार दे रहे हैं। इन लोगों को मिल रहा है तो आपको भी दे रहे हैं, आपको भी दे देंगे अधिकार कि दीजिए टेस्ट। तो क्या होगा, मेरे सामने सब लोग बराबर हो गए। अगर मैं कह देता कि नहीं आज आपका टेस्ट नहीं, आपका टेस्ट हम लेंगे अगला सप्ताह, इस सप्ताह में नहीं लेंगे, तो आपको लगेगा यार ये क्या बात हुई, हम तो आए तो हम टेस्ट दे ही देते, क्या दिक्कत था। तो हमने आपको अधिकार दे दिया कि भाई ठीक है आप भी दे लीजिए। लेकिन जब टेस्ट होगा तो टेस्ट के बाद जब नंबर आएगा तो जो पहले से क्लास कर रहा है उसका नंबर तो ज्यादा आएगा ना, जो जिसका पहला क्लास है। अब हम टेस्टों में आज के पढ़ाई से कोई क्वेश्चन में नहीं देंगे, सब दे देंगे पिछला वाला क्वेश्चन सब, तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0। तो ऐसे में समानता का अधिकार आपके लिए अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हो गया ना। तो कैसे कह रहे हैं कि कानून के सामने सब कोई बराबर है, ठीक बात है? तो गलत बात है। अगर कानून सबके सामने साथ बराबर का व्यवहार करने लगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए दूसरा कंसेप्ट, विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यह कहता है कि कानून के सामने सब कोई बराबर होगा। आई कहता है कि कानून सबके साथ बराबर का व्यवहार करेगा। तो हम एक्चुअल में न्याय आपके साथ कब करेंगे, जब आपसे कहेंगे कि देखिए आज आपको टेस्ट में नहीं बिठाएंगे क्योंकि आपने पीछे नहीं पढ़ा है, पहले आपको बैकअप क्लास देंगे। जब आपको बैकअप क्लास दे देंगे, जितना लोग पढ़ा उतना आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको टेस्ट में बैठने का अधिकार देंगे। तब क्या होगा, आप पहले लोगों के बराबर पे आ जाइएगा। आप बराबर पर आकर के जब टेस्ट दीजिएगा तो आपका भी नंबर अच्छा आएगा। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आदमी को क्या चाहिए, ये चाहिए कि ये चाहिए, विधियों का समान संरक्षण चाहिए। इसीलिए हमारे देश में ओनली 20% लागू है विधि के समक्ष समता और 80% लागू है विधियों का समान संरक्षण, क्योंकि हमारा देश ऐसी स्थिति में है कि विधियों का समान संरक्षण यहां पर मिलना चाहिए। रिजर्वेशन, आरक्षण जो मिलता है उसका कंसेप्ट यहीं पर निहित है। जो आरक्षण मिलता है वो यहीं से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कहता है विधियों का समान संरक्षण, कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार होगा, तभी जाकर के इक्वल जस्टिस होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि समाज में कोई पिछड़ा हुआ है और समाज में कोई बहुत आगे है, तो दोनों को छोड़ देंगे तो क्या होगा, पिछड़ा वाला हमेशा पिछड़ा रह जाएगा, आगे वाला हमेशा आगे रह जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबको बराबर करना है, तो जो पीछे है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। कैसे भी कहा कि आपका क्लास छूटा हुआ है तो आपको बैकअप देना पड़ेगा पहले, तो ठीक जो पिछड़ा समाज है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको सपोर्ट करेंगे तब वो अगड़ा समाज के बराबरी पर आ जाएगा, और जब बराबरी पर आ जाएगा तब सपोर्ट नीचे से हटा लेंगे, और तब कहेंगे बच्चों अब कंपटीशन करो, अब जो योग्य होगा वो जीतेगा। बताइए समझ में। तो इसलिए जरूरी क्या है, विधियों का समान संरक्षण, है ना। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है ये कंपलसरी है, ये जो है वो जरूरी है ना।
विधियों का समान संरक्षण जो है ये विधियों का समान संरक्षण ये ज्यादा जरूरी है। अब जैसे एक ये समझिए कि एक फैमिली है ना, ठीक है, एक फैमिली है, एक श्याम है और सबिता है ना, दोनों पति पत्नी है, ठीक है। इनके दो बच्चे हैं, है ना, एक मोहन है और एक रोहन है, ठीक है। तो माता पिता का एक कानून क्या कहता है जी कि हम अपने बच्चे के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। इसका मतलब हो गया कि विधियों के समक्ष समता। ये अच्छा बात है कि हम अपना बच्चा में भेदभाव नहीं करेंगे, ये अच्छा बात है। हर माता पिता का यही काम होना चाहिए कि अपना बच्चा के साथ एक समान व्यवहार करे। लेकिन मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है हो गया कुपोषण का शिकार, इसका हाथ पर एकदम पतला पतला, पेटवा इतना में, कुपोषित बच्चा ऐसा ही होता है ना, मुंह हाथ नाक कान सब पतला, पेट रहेगा एकदम नाद के जैसा। नाद समझ रहे हैं, गांव में जिसमें गाय भैंस को दिया जाता है चारा खाने के लिए, उसको नाद बोलते हैं, है ना। तो अब हो गया, यह है कुपोषण का शिकार। एगो बचवा है जो कि एकदम खूब बढ़िया है, बचपने से एकदम हष्ट पुष्ट है, ताकतवर है, बढ़िया है, ठीक है। अब माता पिता कह रहे हैं कि हम दोनों के साथ समान व्यवहार करेंगे, तो ये ठीक बात है? तो गलत बात है ना जी। ये जो बचवा कमजोर है, इसको माता पिता को स्पेशल चीज देना पड़ेगा ना, इसको देना पड़ेगा दूध, इसको देना पड़ेगा अंडा, इसको देना पड़ेगा प्रोटीन युक्त भोजन, जिससे कि इसका कुपोषण कम हो। इसको कुछ देने का जरूरत नहीं है, काहे? क्योंकि तो पहले से ताकतवर है, इसको देंगे तो यार ये मोटा के भैंसा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये तो पहले से ही ठीक है ना जी। यही है आरक्षण। आरक्षण किसको देते हैं? जो पहले से कमजोर है, और जो पहले से ताकतवर है उसको नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि पहले से ताकतवर उसको देंगे तो और ताकतवर हो जाएगा, तो इस समाज में अनबैलेंस हो जाएगा। लेकिन जो पहले से कमजोर है उसको सपोर्ट करेंगे। तो ये वाला कंसेप्ट वह कहां से निकलता है? यहां से निकलता है। अगर 14 से 13 में रिजर्वेशन का कौन काम है? 13 में रिजर्वेशन का कोई बतवा नहीं है, लिया नहीं गया। मैं क्या कह रहा हूं, कंसेप्ट में बता रहा हूं कि आरक्षण क्या है, सपोर्ट ही तो है ना। तो सपोर्ट का कंसेप्ट कहां दिख रहा है? 14 में दिख रहा है, यहां पर विधियों का समान संरक्षण। यहीं से निकला है कि भाई समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। इसी को कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कि वास्तव में एक जस्टिकेबल सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट। न्याय तभी होगा जब माता पिता इसको स्पेशल सर्विस दें, इसको वो सर्विस ना दे। हाँ, लेकिन जब ऐसा होगा तो इसको लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन अगर समझदार होगा तो इसको नहीं लगेगा कि भेदभाव हो रहा है। ना समझ होगा तभी लगेगा कि माता पिता हमारा भैया के बहुत खाना खिला रहा है, हमको नहीं खिला। भाई तुम खाएगा तो तुम क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा, है ना, दिक्कत हो जाएगा। आई बेचारा तो जोर से आनी बहेगा तो ये उड़ के चल जाएगा कहीं और। इसको तो सपोर्ट करना जरूरी है ना। तो माता पिता न्याय कब करेंगे? जब इसके साथ इसके स्थिति के हिसाब से बर्ताव करे और इसके साथ इसकी स्थिति के साथ बर्ताव करे, तब दोनों के बीच क्या होगा? न्यायपूर्ण समझते। ऐसे ही संविधान हमारा व्यवस्था देता है कि यह कहता है कानून के सामने सब लोग बराबर है। तो बराबरी कब? जब दोनों बराबर हो। जैसे कि अब ए भी अच्छी स्थिति में और बी भी अच्छी, तो दोनों के साथ बराबर व्यवहार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दोनों बराबर हो तो बराबर व्यवहार। लेकिन एक कमजोर हो और एक ताकतवर हो, अब 50 किलो के पहलवान से 50 किलो वाला पहलवान लड़ेगा तो ये न्यायपूर्ण बात है। लेकिन 70 किलो वाला पहलवान से 50 किलो वाला को लड़ा दीजिए तो क्या होगा? 50 किलो को उठा के तुरंत पटक देगा। तो न्याय नहीं ना हुआ जी। न्याय तो बराबरी में ना होता है। तो यही कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि बराबरी करना है ना। तो बराबरी क्या एकदम जरूरी है। अब देखते होंगे, अब जैसे एगो है लंबा आदमी, एगो है नाटा आदमी, दोनों साथे घूम रहा है, तभी एक पास क्या उपाय है लंबा होने का? तो पहन लेगा बड़का बूट वाला जूता, है ना, बस हो जाएगा, एक ऊपर बराबरी में आ जाएगा। पता है ना जी, लड़का लोग पहन लेता है ऊपर का बूट वाला जूता, उसका लंबाई कम पता नहीं चलेगा। और लड़की लोग को देखते होंगे ऊपर हील, है ना। लड़की लोग क्या पहन लेती है जी? हील। हील पहन लेगी तो पता नहीं चलेगा कि नाटी है ना, एकदम हो जाएगी लमहर, है कि नहीं। आजकल तो और एगो चला है जी पेंसिल हील, बाप रे बाप, वो तो एकदम नोकीला। अब सोचिए कि पेंसिल हिलवा कैसे होता होगा जी? पैरवा को एकदम ऐसे ना उठा देता होगा जी।
अब मतलब जबरदस्त बात तो ये है कि ऐसे में लोग चल भी लेता है। आए इतना ऐसे में चल कैसे देते, मतलब एकदम कौतूहल है। दो चार गो चीज आप देखिएगा जो लड़कियों में बहुत ताकत दिखलाता है। एगो तो हाई हिल पे चलना, कितनो ठंडा पड़ता हो, शादी विवाह में आपको लड़कियों और महिलाओं पर ठंडा का असर नहीं दिखेगा जी, है ना। उनको ठंडा नहीं लगता है, ठंडा पुरुषों को लगता है। झूठो ताकतवर बनते हैं खाली, है ना। ब्लेजर, कोट, इनर का पहन ले हैं, यानी कुछ नहीं। जो गर्मी का ड्रेस है वही ठंडा का ड्रेस है जी। खूब होगा तो पतला सा साल होगा, है ना, और कुछ नहीं होगा। तो पावर कहां है ज्यादा, पावर उधर ज्यादा है, इधर तो दिखाने का पावर है जी, है ना। तो ये समझिए कि यहां पर क्या है, यही जो ये सपोर्ट सिस्टम है वही क्या है, विधियों का समान संरक्षण है। कि जो कमजोर है, जो नीचे है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट के तहत अगर आपसे पूछा जाए कि रिजर्वेशन का कंसेप्ट कहां से निकलता है, तो आर्टिकल 14 का जो दूसरा पार्ट है, विधियों का समान संरक्षण, जो कहता है कि समानों के साथ समान व्यवहार करेंगे और असमानों के साथ असमान व्यवहार करेंगे। अगर दो ताकतवर लोग हैं तो दोनों के बीच बराबर व्यवहार करेंगे, वही न्याय है। लेकिन अगर एक ताकतवर है और एक कमजोर है तो न्याय कब होगा, जब कमजोर को ताकतवर बनाएंगे, उसको उसके बराबरी पर ला देंगे, तब करेंगे, तो उसको कहेंगे एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। क्लियर है, बताइए समझ में, ठीक है ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये कंसेप्ट जो है वो ये ब्रिटेन का कंसेप्ट है, और ये वाला का जो कंसेप्ट है वो कहां का कंसेप्ट है, वो यूएसए का कंसेप्ट है, अमेरिका का कंसेप्ट है। कोई दिक्कत। चलिए आगे चले। आर्टिकल 15, अब आर्टिकल 15 क्या कहता है जी, जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश। जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान, वंश के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ओके, जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि सरकार ना तो जाति के आधार पर कोई भेदभाव करेगी, है ना धर्म के आधार पर कोई भेदभाव करेगी, ना लिंग के आधार पर, ना जन्मस्थान के आधार पर, ना ही वंश के आधार पर। ध्यान रखेंगे कि ये तो सरकार भी नहीं करेगी और कोई व्यक्ति भी नहीं करेगा, यानी कि आप और हम भी नहीं करेंगे किसी के साथ कि भाई तुम इस जाति के हो तो तुम्हारे साथ नहीं बैठेंगे, तुम्हारा हाथ का खाना नहीं खाएंगे, तुम्हारे हाथ का छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे। ये सब नहीं चलेगा। ये सब पहले चलता था, अब नहीं चलेगा, है ना। पहले भी इसलिए चलता था क्योंकि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, है ना, और ये सब चीज दिमाग में बैठा हुआ था। लेकिन ये सब चीज क्या है जी, भेदभाव क्या है, गलत चीज है ना। और कौन जाति, धर्म, वंश, ये सब कोई भगवान निर्धारित करके भेजते हैं जी? भगवान तो कोई मोहर लगा के भेजते नहीं है। यहां पर हम जिसके घर में गए उसका अपना एक मुहर पहले से लगा हुआ है, वही वाला मुहर वो हम पर चिपका देता है और हमारी आइडेंटिटी कार्ड वही हो जाती है ना। तो इसलिए जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव होता है जी हमारे देश में, होता है कि नहीं होता है? होता है। तभी तो संविधान के खिलाफ बात हो गया, संविधान के खिलाफ बात हो गया ना। भेदभाव होता है? अब नहीं होता है, हो रहा है। क्या होता है? वो अलग चीज होगी, वही सही बात है, वही मेन बात बहस इसी पे होना चाहिए। वो जो गांव में जो होता है उस पर बहस करने का जरूरत है, क्योंकि वो तो लोग की मेंटलिटी है, सुधरते सुधरते सुधरेगी। मेन मुद्दा यही है
कि महिला आरक्षण तो मिलता है ना, पुरुषों को तो नहीं मिलता। तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? ओबीसी आरक्षण मिलता है ना, किस आधार पर मिलता है? जाति के आधार पर मिलता है ना। भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? भेदभाव तो हुआ। धर्म के आधार पर आरक्षण मिलता है, मिलता है। जो धर्म कम है, जो माइनॉरिटीज हैं, उनको तो मिलता ही है। धर्म के नाम पे स्कूल कॉलेज में स्कॉलरशिप भी मिलता है। तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भेदभाव। जन्म स्थान के आधार पर मिलता ही नहीं मिलता? मिलता है। पहाड़ी इलाकों के लोगों को सुविधा अलग से मिलती है। तो भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो भेदभाव तो हो रहा है। जबकि ये आर्टिकल कह रहा है कि कोई भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन भेदभाव हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? कि धोखा हो रहा है। धोखा हो रहा है? नहीं हो रहा है धोखा। आर्टिकल 14 इसीलिए समझाए थे, 14 विधियों का समान संरक्षण। वहां से ध्यान देना है, वहां से कनेक्ट करना है कि भेदभाव हो रहा है, ये सही बात है, लेकिन इस प्रकार के भेदभाव को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। तो हमारे देश में निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ नहीं है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ है। अगर महिलाओं को आरक्षण मिलता है तो उसका रीजन है, ये रीजन है क्योंकि महिलाओं का सदियों तक इस समाज में शोषण हुआ है, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है। महिलाओं को पुरुषों के बराबर का अधिकार नहीं है, तो उनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? आरक्षण देंगे ना। तो बराबर करने के लिए दिया जा रहा है, किसी के को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, उत्थान करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। अब कोई फेल विद्यार्थी है, 1 नंबर से 30 नंबर पर पास है, 29 नंबर आया है, तो स्कूल का मास्टर है वो 1 नंबर दे दिया, तो उसको प्रमोट कर दिया, 30 देकर उसको पास करा दिया। तो क्या कर रहे हैं? यहां पर पास कर रहे हैं कि उसको पहले पुरुषों के बराबर ला रहे हैं, क्योंकि समाज पुरुषवादी है, सारा निर्णय पुरुष लेता है। तो इसलिए महिलाओं को ताकतवर बनाना जरूरी है, इसलिए महिला आरक्षण दिया जाता है। तो ये आरक्षण आपको भेदभाव लगेगा, तो यहां पे वही वाला कंसेप्ट पर लगाना है जो हम अभी बताए आपको कि एगो ताकतवर बच्चा है, एगो कमजोर बच्चा है। तो कमजोर बच्चा को जब सपोर्ट करेंगे तो ताकतवर को लगेगा कि माता पिता भेदभाव कर रहे हैं। जैसे पुरुषों को यह लग सकता है कि महिलाओं को इतना मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन न्याय यही है, आपको पहले से समाज ने इतना अधिकार दिया हुआ है, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं मिला हुआ है, समाज ने नहीं दिया था, इसलिए सरकार को महिलाओं को आरक्षण देना पड़ रहा है। ये सरकार की मजबूरी है। अगर आप दे दिए रहते, अगर आप अपने घर में अपनी बेटी बहन को, अपनी पत्नी को बराबर का अधिकार दे दिए रहते, तो आज सरकार को आरक्षण देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो दिक्कत है कि आपने अधिकार चूंकि नहीं दिया, इसलिए सरकार को अधिकार देना पड़ रहा है। और ये अधिकार क्या है? यही है वास्तव में समानता, क्योंकि पहले महिलाओं को पुरुष के बराबर लाके खड़ा कर दिया जाए। तो ये भेदभाव है, लेकिन ये कैसा भेदभाव है? सकारात्मक भेदभाव है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल होना चाहिए, एकदम खत्म होना चाहिए। रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन क्या है? दवा है। रिजर्वेशन दवा है। किसी को बीमार हुआ है तो उसको दवा दे रहे हैं। डॉक्टर सही है जो बीमारी ठीक कर दे, डॉक्टर वो ठीक नहीं है जो जीवन भर दवाई का आदी बना दे आपको। तो अगर जीवन भर या हमेशा आरक्षण दिया जाए तो ये गलत है। आरक्षण दवा है और दवा लिमिटेड टाइम तक ही चलना चाहिए। तो सरकारों को ध्यान रहे, लेकिन अब सरकार क्या कर रही है? सरकार चुनाव जीतने का आरक्षण को हथियार बना ली है। लोग को भी नहीं समझ में आ रहा, हमको आरक्षण चाहिए, आरक्षण चाहिए। आरक्षण क्या है जी? बैसाखी है। अब बैसाखी लेके चल रहे, वही आरक्षण। सही आदमी कौन है? जो बिना बैसाखी के चले। आप बैसाखी लेके चल रहे, इसका मतलब कि लंगड़े हैं। तो आप में कॉन्फिडेंस कभी आएगा ही नहीं। कॉन्फिडेंस तो तब ना आएगा जब आप बैसाखी फेंक करके ऐसे ही चलिएगा। तो वो प्रयास करना चाहिए कि बैसाखी फेंक करके आप अपने कदम पे चले। और सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए कि आरक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली चीज नहीं है। जो कमजोर है उसको मजबूत करने के लिए दे रहे हैं। तो जब लगे कि अब वो मजबूत हो गया तो आरक्षण छीन लीजिए उससे, क्या जरूरत है देने का? तो ये लिमिटेड समय के लिए है, ये नहीं कि हमेशा परमानेंट दीजिए। तो वैसे महिलाओं को मिलता है, जाति पर भी मिलता है। तो कुछ जातियां जो समाज में पिछड़ी हुई थी, उन जातियों को बराबर पे लाने के लिए मिल रहा है। अब SC ST को मिलता है, तो वो पहले बहुत पिछड़ी थी, आदिम थी, तो उनको मिलता था। ठीक है, हाँ, वंश के आधार पर देखिए क्या है कि वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होता। ये इसलिए दिया गया क्योंकि जब देश गुलाम था तो देश के बहुत सारे वंश जो थे वो अंग्रेजों के समर्थन, जैसे कि सिंधिया 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के सपोर्ट में लड़ रहे थे, है ना। इसके अलावे आपके ये जो हैदराबाद से जो बोलता है ना, ओवैसी,
इसके कुल खानदान वाले ये क्या थे, अंग्रेजों के सपोर्टर्स थे पहले, तो इनका वंश तो वही हुआ ना, अंग्रेजों के सपोर्टर हुआ। लेकिन आजादी के बाद जब देश स्वतंत्र हो गया तो अगर हमारे मन में यही भाव रह जाए कि नहीं ये लोग अंग्रेजों का सपोर्ट करता था, हम लोग इसको देश में नहीं रहने देंगे, हम इस पे पत्थर फेंकेंगे, तो क्या होगा, समाज में गलत मैसेज जाएगा। इसलिए ये कहा गया कि नहीं, पहले जो हुआ सो हुआ, आजादी के बाद हम किसी वंश से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो आप देखिए सिंधिया तो आज केंद्र में मंत्री हैं, है ना, आज सरकार चला रहे हैं, है ना, कोई राजस्थान में सरकार चला रहा है, कोई मध्य प्रदेश में सरकार चला रहा है ना, कोई सांसद बन के बैठा है, ओवैसी खुद ही सांसद बन के बैठा हुआ है। तो क्या कोई भेदभाव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जबकि आजादी से पहले इन लोगों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया था। तो आजादी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो वंश के आधार पर भी हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव होता है, पहाड़ी इलाकों में खेती नहीं होती है, मैदानी क्षेत्र नहीं है वो, तो उन लोगों को अपने बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है, इसलिए उनको रिजर्वेशन, उनको विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। तो पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष सुविधा दी जाएगी तो मैदानी क्षेत्र को लोग को लगेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है, लेकिन भेदभाव नहीं है। आप तो आराम से धान गेहूं उपजा लेते हैं, वो पत्थर पर उपजाएंगे धान और गेहूं, नहीं उपजेगा ना, तो उनको स्पेशल सुविधा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो समाज को बराबर करने के लिए आरक्षण दिया जाता है या भेदभाव किया जाता है, तो वैसे भेदभाव को सकारात्मक भेदभाव कहते हैं। तो ये आपको कहना है, अगर कहीं पूछा जाता है कुछ भी कि हमारे देश में क्या भेदभाव होता है, तो हाँ होता है, लेकिन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन होता है, निगेटिव डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में नहीं होता है। बात आई समझ में। तो जाति, धर्म, लिंग, वंश, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, ये एकदम सही बात है। निगेटिव भेदभाव नहीं होता है, लेकिन पॉजिटिव भेदभाव होता है। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आर्टिकल 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है। मतलब कि अगर सरकार कोई वैकेंसी निकालेगी तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर दिया जाएगा जी, ठीक है। ओके, इसके बारे में विशेष बात आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहां तक के बताइए, किसी को दिक्कत, कोई समस्या नहीं ना, यहां तक सारी बातें समझ में आई। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे बात करेंगे।